हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 321 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एथर का प्रैक्टिस सेट 3। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं या जिस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आइए चलिए देखते हैं एक एक करके कौन सा क्वेश्चन है जो बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस सेट 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला ही क्वेश्चन है, ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, क्यों? ईथर जो है जल में बहुत कम विलय होता है, इसका कारण पूछा है। तो आइए चलिए देख लेते हैं इसके कारण को। ईथर क्या काम करता है? ईथर जल के साथ दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाता है। जो ईथर के अंदर OH अणु होता है वो हाइड्रोजन के साथ जो O होता है वो हाइड्रोजन के साथ दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाता है तथा एल्किल समूह जो होते हैं ईथर के पास जो एल्किल समूह होते हैं वो जल विरोधी गुण के कारण इसकी जल में विलेयता अत्यंत कम होती है। होता क्या है? ईथर का जो फार्मूला होता है ROR, ये ईथर होता है। ये दोनों तरफ जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का अणु आता है तो इसको हम ईथर कहते हैं। तो ईथर क्या काम करता है? जब ये जल में घुलता है ईथर, तो जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का अणु दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाता है और ये जो एल्किल ग्रुप होता है जो जल में विलेयता का विरोध करता है। इसलिए क्या होता है? इसकी जल में विलेयता अत्यंत कम होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको आंसर ये ही लिख देना है। अगर क्वेश्चन आए ईथर की जल में विलेयता बहुत कम होती है, क्यों? तो क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, इसका कारण यही होता है। नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे, ईथर की शुद्धता का परीक्षण कैसे करेंगे? जब हम अविरत विधि द्वारा ईथर को प्राप्त करते हैं तो हमें ये पहचान करनी होती है कि जो ईथर आपके पास है वह शुद्ध है कि अशुद्ध है। ऐसा करने से हम ये परीक्षण कैसे किया जाता है आइए मैं समझा दूं। जो ईथर का विलयन होता है, ये ईथर का जो विलयन होता है इसमें Ki मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। जैसे ही इसमें Ki मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड, अगर विलयन का रंग बैंगनी हो जाता है, विलयन का रंग बैंगनी हो जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यो जो ईथर आपने इसमें मिलाई है वो अशुद्ध है। विलयन का रंग बैंगनी होते ही पहचान हो जाती है कि जो ईथर है वो अशुद्ध है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो पोटेशियम आयोडाइड के साथ जो आयोडीन होती है वो आयोडीन मुक्त होती है तथा ईथर क्या बना लेता है? ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। जो अशुद्धि होती है वो ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड की वजह से होती है। इसलिए जब भी एसिड ईथर को एसिड ईथर Ki तथा स्टार्च दो लेते हैं के साथ, सॉरी बैंगनी बताया था मैंने, नीला रंग आता है। कैसा रंग आता है? नीला रंग आता है। बैंगनी की जगह क्या? नीला रंग आता है। लेकिन कारण वही है, आयोडीन बनती है और जो ईथर होती है वो ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड बनाता है। ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड बनने के कारण ही विलय जो ईथर विलयन होता है वो कैसा रंग हो जाता है? उसका नीला रंग हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ईथर की शुद्धता की पहचान किससे होती है? Ki और स्टार्च के डालने से विलयन का रंग नीला होता है। कारण मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने लिए हुए हैं बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ईथर को रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है, क्यों? ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। ईथर को जो है वो क्या कहते हैं? रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है। आइए इसके कारण देख लेते हैं। ईथर प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर पेरोक्साइड बनाता है। अब पेरोक्साइड समझिए, जो विषैला तथा विस्फोटक होता है। ईथर की जो वाष्प होती है वो वायु से क्रिया करके, वायु या ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बना लेती है जो कि विस्फोटक होता है। इसलिए ईथर को क्या करते हैं? रंगीन बोतल में पूर्ण रूप से भरकर रखा जाता है। अब बनाती कैसे हैं ये देखिए। पेरोक्साइड किसको कहते हैं? पेरोक्साइड भी समझिए। पेरोक्साइड पहले आप समझिए किसे कहते हैं। जब दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आए, जब दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है तो ऐसी स्थिति को हम पेरोक्साइड कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कहा जाए सोडियम पेरोक्साइड, आपने नाम सुना होगा सोडियम पेरोक्साइड Na2O, ये होता है सोडियम पेरोक्साइड। देखिए जब आप इसकी संरचना बनाएंगे तो ऐसे लिखते हैं NaONa, Na2O2 ये होता है Na2O2, तो यहाँ भी O आ जाएगा और Na, ये हुआ सोडियम पेरोक्साइड। तो आप देखिए इसके बीच में आया डबल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। इसी तरीके से ये ईथर है, डाई एथिल ईथर के ऑक्सीजन से या वायु से जैसे ही ये क्रिया करता है तो आप देखिए क्रिया करके ये पेरोक्साइड बना लिया। ये क्या बन गया? पेरोक्साइड।
डाई ईथर परऑक्साइड, डाई ईथर परऑक्साइड, हाइड्रो परऑक्साइड बोलते हैं इसको। जो एक विस्फोटक पदार्थ बन जाता है वायु के संपर्क में आने से, इसलिए ईथर को क्या करा जाता है, रंगीन बोतल में रखा जाता है। तो इसलिए रखा जाता है। आपकी समझ में ये आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आंसर एक बार देख लीजिए, यही है। ईथर प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया कर परऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए, ईथर की वाष्पशीलता समावयवी अल्कोहल से उच्च होती है। देखिए, जो समावयवी ईथर के जो समावयवी अल्कोहल होता है, अब समावयवी अल्कोहल समझिए किसको कहते हैं। अल्कोहल, किसी अल्कोहल का अनुसूत्र, जैसे मैं डाइएथिल ईथर की बात करूं, ये C2 C2H5O C2H5, ये ईथर होगी। इसमें कार्बन के आए 4, देखो 2 और 2 4, हाइड्रोजन के आए 10 और ऑक्सीजन का आया 1। तो 4 कार्बन आने से हम इसका, अगर इसका समावयवी लिखें अल्कोहल, अल्कोहल का भी अनुसूत्र यही होता है और ईथर का भी अल्कोहल यही होता है। अगर इसका ही समावयवी लिखूं तो 4 कार्बन वाला अल्कोहल कौन होता है, ब्यूटिल अल्कोहल, यानी कि C4H9OH, ये होता है ब्यूटिल अल्कोहल। ये हुआ ब्यूटिल अल्कोहल। देखो, अनुसूत्र दोनों का सेम है, कार्बन के 4, कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 10 है, 9 और 1 10 है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ये हुआ किसका, एथिल, वो ब्यूटिल अल्कोहल का सूत्र, और ये हुआ डाई एथिल ईथर का सूत्र। इसका भी सेम यही बनेगा अनुसूत्र, देखिए यही सेम बनेगा। C के 4 है, हाइड्रोजन के 10, एक ऑक्सीजन का। तो इसी की बात कर रही, अगर 4 कार्बन वाले ईथर की बात करेंगे तो 4 कार्बन वाले अल्कोहल की बात करेंगे, इसे समावयवी कहते हैं। तो ये पूछा है कि ईथर की वाष्पशीलता समावयवी अल्कोहल से उच्च होती है, कारण हाइड्रोजन बंध के कारण। ईथर अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, जबकि अल्कोहल में अंतरण को हाइड्रोजन बंध बनता है। यही कारण है कि ईथर की वाष्पशीलता समावयवी अल्कोहल की तुलना में उच्च होती है। आइए कैसे बना देता है एथिल अल्कोहल की, मैं बता के दिखा देता हूं। C2H5, अगर मैं एथिल अल्कोहल लूं और ये ऑक्सीजन से जुड़ता है, फिर आगे ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा, ये H ऐसे, फिर ये H आ गया, आगे ये फिर ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ये आगे C2OH, यहां आ जाएगा H, C2H5, आगे आ जाएगा ये O, और इसके बाद आ जाएगा, यहाँ अलग ही ले लेंगे H और यहाँ ले लेंगे C2H5। इस तरीके से फिर ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा और ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंध से, तो ये हाइड्रोजन बंध बनता जाएगा। देखिए, एथिल अल्कोहल के अंदर जो होता है ना, वो परबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्या बनाता है, परबल हाइड्रोजन बंध। ये परबल हाइड्रोजन बंध बनाता है अल्कोहल, जबकि ईथर के अंदर दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इसी के कारण ईथर अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, ईथर तो बनाता नहीं लेकिन अल्कोहल बनाते हैं। और इसी के बनने के कारण ही क्या होता है, हाइड्रोजन, यही कारण होता है कि ईथर की वाष्पशीलता समावयवी अल्कोहल की तुलना में उच्च होती है। यानी कि ईथर बहुत आसानी से वाष्प में बदल जाता है, जबकि एथिल अल्कोहल को बदलने के लिए हाइड्रोजन बंध को तोड़ना पड़ता है। अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होने के कारण, ठीक है ना। ये वाष्प में बहुत, ईथर की तुलना में बहुत कम समय में बदलता है। आइए थोड़ी अधिक समय में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर को बोतल में CuO को अल्प मात्रा में क्यों मिलाया जाता है। देखिए, ईथर की बोतल में थोड़ी सी मात्रा में CuO मिला देते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन से क्रिया होती है वो धीरे धीरे होए। देखिए फिर क्वेश्चन, ईथर ऑक्सीजन से क्रिया कर अत्यंत ज्वलनशील परऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को मंद करने के लिए, ताकि प्रक्रिया तेजी से ना हो, CuO को ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। CuO मिला देते हैं, जो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, ताकि ईथर जो है ऑक्सीजन से जो क्रिया है तेजी से ना कर पाए। जो एक ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी कि इस क्रिया का समय बढ़ा देता है। और देखो अभी ये रहा इसका, ये देखो ऑक्सीजन से क्रिया की थी ना अभी, और ये परऑक्साइड बनाया था। तो इस क्रिया को CuO की उपस्थिति में अगर कराए तो ये धीरे धीरे होती है, एकदम से विस्फोटक पदार्थ नहीं बनता। इसलिए ईथर में CuO का मिलाकर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ इसका आंसर, ये ना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है C2H5OH तथा CH3, ये एक तरफ देखो, ये है अल्कोहल, ये है ईथर, दोनों के अनुभार समान है। दोनों को देखो अनुभार समान है। इसका अनुभार हो गया C2H5 C2H6O, ये हो गया इसका अनुभार, और इसका भी यही अनुभार है। देखो C के 2 है, H के 6 हैं और ऑक्सीजन 1 के अनुभार समान है। लेकिन किंतु कमरे के ताप पर C2H5 द्रव है और CH3 ये डाइमेथिल ईथर है। एक मैथिल ईथर, डाइमेथिल ईथर गैस है। यानी कि दोनों के अनुसूत्र समान होते हुए भी जो अल्कोहल है वो कमरे के ताप पर द्रव है और ये डाइमेथिल ईथर गैस है, जबकि दोनों के अनुसूत्र समान है। तो ये बताना
कारण इसका कोई अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध के कारण ही, जो भी आपसे एल्कोहल में अगर ईथर में तुलना कराई जाए किसी भी क्वेश्चन में, वो एल्कोहल के और ईथर की तुलना, चाहे वो वाष्पशीलता से हो चाहे किसी भी तरीके से हो जाए, तो उसका आंसर हाइड्रोजन अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध होता है। ये बात आप याद रखना, अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध इसका आंसर होता है। अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध बनता है एल्कोहलों के अंदर, ईथर के अंदर नहीं बनता, यही कारण होता है। देखिए आंसर, एथेनॉल के अणु अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, बताया ना अभी कि एल्कोहल क्या बनाती है, अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। अतः इसका कवचनांक डाइमेथिल ईथर से अधिक होता है। अतः इसका कवचनांक किससे अधिक हो जाएगा, ईथर से, इससे। तथा कमरे के ताप पर एथेनॉल द्रव तथा डाइमेथिल ईथर गैस है। तो जब भी आपकी एल्कोहल से या ईथर में तुलना कराई जाए तो आंसर हमेशा यही लिख के आना, हाइड्रोजन बंध के अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसा होता है। चाहे कवचनांक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, चाहे वाष्पशीलता के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, चाहे द्रव और गैस के ऊपर आ जाए, जब ईथर के एल्कोहल की तुलना करेंगे तो आंसर अंतरक अणु हाइड्रोजन बंध एल्कोहल में होता है, ईथर में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C4H10O अनुसूत्र दिया है, C4H10O के सभी संभावित ईथरों की संरचना सूत्र लिखिए। देखिए कितने कार्बन आए हैं, पहले तो ये देखिए 4 कार्बन आए, 4 कार्बन ईथरों के समायोजन की आपकी संख्या पूछी है, कितने बनेंगे, संरचना बनानी है और सूत्र भी लिखने हैं। आइए मैं बना के दिखा देता हूँ। मैंने क्या बताया था, एल्कोहल कहते किसको है, जब 2 एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का अणु आ जाए, ये ईथर होती है। अब एक आर इधर एक आर इधर, यानी कि कितने कार्बन है हमारे पास, 4, तो 2 कार्बन का एल्किल ग्रुप इधर रख दो, 2 कार्बन का इधर, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ C2H5 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप एथिल होता है, और ये भी ये हो गया डाई एथिल ईथर, एक तो ये बनेगी डाई एथिल ईथर, एक तो ये बनेगा। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के, CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। नंबर 1 तो ये बनेगा। नंबर 2 ये डाइमेथिल ईथर है। दूसरा कौन सा तत्व बन सकता है, अगर ये CH2 का अणु इधर ले जाए, यानी कि एक तरफ तो CH3 एल्किल ग्रुप रह जाए एक कार्बन वाला, और ऑक्सीजन में 2 बाकी 3 एल्किल ग्रुप वाले उधर चले जाए, CH2 CH2 CH3, ये एक ये बन सकता है समय, ये भी एक तरफ, यानी कि एल्किल समूह बदल गया, एक तरफ एथिल था एक तरफ मैथिल लेके। लेकिन देखिए अनुसूत्र यही है, अनुसूत्र यही रहेगा C4H10O, ये रहा, गिन लो, इसमें भी यही है इसमें भी सेम है। तीसरा समावयव भी एक और बन सकता है एल्किल ग्रुप बदल के। अब के क्या करना है, ये CH3 यहाँ कार्बन पे जोड़ दो, देखो आइसो ग्रुप बना दो। कैसे, देखिए तीसरा समावयव कैसे बन सकता है, आप जरा समझिए। CH3O इस एल्किल ग्रुप को बदल दो, कैसे, CH3 और CH3, ये बन जाएगा आइसो। तो ये 3 समावयव भी बनते हैं, एक इसे कहेंगे डाई मैथिल ईथर, डाई एथिल, सॉरी एथिल है, एथिल ग्रुप है, डाई एथिल ईथर। दूसरा क्या बना है, दूसरा देखिए ये ग्रुप क्या है, मैथिल, दूसरी तरफ का ग्रुप का नाम लिखो, प्रोपिल है ना, एन प्रोपिल, एन का मतलब सीधे श्रृंखला वाला नॉर्मल, प्रोपिल ईथर, दूसरा ये बन गया नाम। तीसरा देखिए क्या बना है, ये हो गया मैथिल, ये मैथिल ग्रुप हुआ ना मैथिल, और ये हो गया आइसोप्रोपिल, 3 कार्बन है ना। और जब आइसो क्यों बोल रहा हूं, जब जिस कार्बन से एक हाइड्रोजन का अणु जुड़ा होता है और वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़े, देखिए एक तरफ तो ये जुड़ गया CH3, एक तरफ ये वाला CH3 जुड़ गया, तो ऐसी कंडीशन को आइसो बोलते हैं। देखिए ये कंडीशन आई है CH3 CH ये रहा, और एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ रहा, एक एल्किल ग्रुप ये जुड़ा हुआ, तो ऐसी कंडीशन को हम आइसो कहते हैं। तो इसका नाम हुआ आइसो, और 3 कार्बन वाले को प्रोप कहते हैं ना, प्रोपिल ईथर, ये हो गया इसका नाम। तो इस तरीके से ये आपने भी क्वेश्चन पढ़े जो कि ईथर से लगातार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे समावयव की संख्या पूछ ले, चाहे कारण बताओ वाले क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना, ये वाले। तो ये पढ़ा आपने ईथर का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। मिलते हैं ईथर के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए